वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिव्यू शो के सेगमेंट में अभी हम बात करने जा रहे हैं एंटी एजिंग प्लास्टिक सर्जरी और साथ ही साथ रीजनरेटिव मेडिसिन पर। ये बेसिकली है क्या और आप सबके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन डिस्कशन के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं कॉस्मेटिक सर्जन है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इस वक्त राइट नाउ ही इज़ वर्किंग डॉक्टर अफजाल बाजवा इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, जो कि 18 के करीब मेडिकल डिवाइसेस भी बना चुके हैं। रिसेंटली आईएसएफ से ने ओलंपिक एथेंस ग्रीस 2023 अवार्ड से भी नवाजा गया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बहुत अस इन आवर शुक्रिया, शो। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले आईएसएफ के बारे में बता दें, ये क्या है और जो अवार्ड आपको दिया गया वो किन खिदमात की के एतराफ़ में दिया गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आईसेप्स एक हमारी प्लास्टिक सर्जन्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, आईसेप स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन। इट मीन्स प्लास्टिक सर्जन कहीं पे भी दुनिया में है तो वो इसका यूजुअली मेंबर होता है। अब इसकी चूँकि एक एनुअल मीटिंग्स होती हैं, दरमियान में वर्कशॉप्स मीटिंग्स हम कराते रहते हैं, लेकिन एक एनुअल बड़ा फंक्शन होता है जो कि साल के एंड पे हमने उसको करना होता है। अब ये चूँकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वेन्यू चेंज होता रहता है। इस दफ़े का जो था वो ग्रीस में हुआ, एथेंस में। और इसमें फिर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिनमें लोग अपनी जो लेटेस्ट रिसर्च होती है वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी ने कोई फेस पे कोई काम किया है, कोई इनोवेशन के हवाले से, और इसी तरह कोई ब्रेस्ट सर्जरीज पे कोई काम हुई है या हेयर ट्रांसप्लांट पे कोई काम हुआ है, तो वो फिर आके लोग वहाँ अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं। और ये कोई 4 दिन की मीटिंग होती आपकी है। तरफ से क्या रिप्रेजेंटेशन थी और मेरी आपने क्या इनोवेशन की। एग्जैक्टली एक्चुअली मैं चूँकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंड आई एम डूइंग रीजनरेटिव मेडिसिन। हम्म, अब रीजनरेटिव मेडिसिन का चूँकि जो रीजनरेशन के हवाले से बहुत सारा काम पिछले कोई 8-9 साल से मैं कर रहा था, तो इस दफ़े मैंने डिसाइड किया कि यही प्रेजेंट करते हैं। अब उसमें प्रेजेंट करते हुए हालांकि मैं सोच रहा था कि क्या हम कोई ऐसा टॉपिक ना प्रेजेंट करें जो कि थोड़ा सा कॉमन की तरफ हो, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट फील्ड्स होते हैं या एडवांस फील्ड होते हैं उनमें चूँकि एडवांस कंट्रीज़ को हम सोचते हैं कि दे मस्ट बी वर्किंग मोर, हम्म, तो उसमें फिर अवार्ड विन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन टफ हो सही। जाता है। तो इस दफ़े फिर मैंने डिसीजन किया कि नहीं, कुछ भी हो, मैं अपना जो रीजनरेशन के हवाले से काम किया हुआ है वही प्रेजेंट करूँगा। हम्म। देन आई प्रेजेंटेड दैट। अच्छा, और अब ये रीजनरेटिव मेडिसिन बहुत से लोगों को नहीं पता ये, तो इसको कैसे आप बताना चाहेंगे बेसिकली ये है क्या और आपने इसको क्यों चूज़ किया, आप इस पे क्यों काम कर रहे थे। दैट्स राइट। एक्चुअली जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो ये वर्ड के अंदर से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रीजनरेट हम्म, मीन समथिंग विच इज़ डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड, यू आर गोइंग टू रीजनरेट इट, यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट। जैसे बर्न में कोई स्किन बर्न हो गई तो हम क्या करते हैं कि वी हैव टू रिप्लेस इट बिकॉज इट्स ऑल गॉन। और अगर पार्शियल इंजरी है या आप समझ लें कि कुछ ऊपर से कुछ तहें जल गई या नीचे कुछ तहें बची हुई हैं, तो हम उनको रीजनरेट कर लें तो वो बिल्कुल उसी तरह पूरी स्किन बन जाती है। इसी तरह हम अपने फेस पे अगर बात करें तो टाइम के साथ साथ एजिंग प्रोसेस चलता है। हमारी स्किन की जो नीचे वाली तह है जिसको डर्मिस कहते हैं वो थिन हो जाती है। आप देखें, अगर हम अपनी नानियों दादियों की स्किन देखें तो बिल्कुल पेपर थिन की तरह हुई होती है। इन कंपैरिजन बच्चों की स्किन देखें तो वो मोटी सी होती है। अब ये बेसिकली जो टाइम के साथ साथ थिनिंग है, इट्स एन एजिंग प्रोसेस। हम्म, उसकी वजह फिर रिंकल झुर्रियाँ वो सारा यू नो बेटर। तो अब उसको अगर हम रीजनरेट कर दें, उस डर्मिस को हम थिक कर लें, उसके अंदर जो पिगमेंटेशंस आपने देखा अच्छाइयाँ आ जाती हैं, और अगर उनको हम नेचुरल वे में बगैर दवाई के अगर हम उनको बेहतर कर लें तो दिस इज़ रीजनरेशन। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो कॉमन में देखेंगे आपके एजिंग प्रोसेस के साथ साथ लोगों के नी जॉइंट्स जो हैं वो भी और ऑफ हो जाते हैं, बाकी भी जॉइंट्स होते हैं, लेकिन नी इज़ वेरी फेमस फॉर दैट, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो सारा वजन इसी पे आता है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव जॉइंट भी यही है, अगर मतलब मेजर जॉइंट्स में, बड़े जॉइंट्स में बात करें। वैसे तो हमारे छोटे हैंड जॉइंट्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। अब जब इसकी बात करते हैं तो नी जॉइंट में हमारी जो अंदर से एक हड्डी होती है, कार्टिलेज होता है, हम्म, वो घिस जाती है। हम्म, इट्स काजिंग लॉट ऑफ पेन। अब एक तरीका यह है कि हम उस जोड़ को बदल दें, रिप्लेस कर दें। दूसरा यह है कि रीजनरेटिव मेडिसिन से हम उसको रिप्लेस करने की बजाय रीजनरेट कर लें। सही। अब रीजनरेटिव मेडिसिन का जो वर्ड है, ये मेडिसिन एक्चुअली अगर हम कहें तो बाहर से कोई दवाई नहीं है। ये एक्चुअली हमारे अंदर से हमारे कुछ हीलिंग के अल्लाह ताला ने केमिकल्स रखे हैं, कुछ सही। सेल्स रखे हैं। ये एक्चुअली इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, अब नाम से तो ऐसे लगता है कि जैसे रीजनरेटिव कोई दवाई मेडिसिन, होगी, जैसे जैसे आप कोई दवाइयाँ देते दैट्स होंगे, राइट, आप कोई दैट्स प्रोसीजर राइट, करते होंगे तो बंदा जो है वो वेरी राइट, जवान, उसकी स्किन एब्सोल्युटली। अब देखिए, रीजुविनेट हो जाती वेरी होगी। राइट, प्रोसीजर तो बिल्कुल होता है, वो तो आपने बिल्कुल ठीक किया है।
लेकिन उसमें मेडिसिन बेसिकली वी आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल। हाँ। अब उसमें क्या होता है, अब जैसे कहीं चोट लगी, आप देखें उस चोट के बाद हीलिंग प्रोसेस होती है, और उसके बाद वहाँ चाहे थोड़ा सा स्कार के साथ वो क्रैंडी बन जाता है, लेकिन वो होता स्किन की तरह का है। इसी तरह जब कहीं कोई बोन फ्रैक्चर होती है, तो बोन जब हील होती है तो वो बोन की तरह की ही बोन बनती है। हुँ। अब ये किसके ज़िम्मे है? ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स रखे जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स रखे, जैसे पीडीजीएफ है, जैसे बेशुमार देयर आर मैनी केमिकल्स जो कि हुँ। हमारे हीलर्स हैं, हुँ। और वो नेचुरल हीलर हैं। जहाँ हुँ। कहीं ट्रॉमा होता है, प्रॉब्लम होती है, ये वहाँ हमारे जाके तो उसको हील करते हैं, क्योंकि उस एरिया में इनकी मौजूदगी होती है। अब कुछ एरियाज़ में है जहाँ इनका फुकदान होता है। हुँ। जैसे हम अगर बात करें, जिस तरह टाइम के साथ हमारी थिनिंग की बात करें, तो जो डर्मिस है वो एसेलुलर है, उसमें अंदर सेल नहीं है। हुँ। अब व्हाट आई डू, मैं बॉडी के अंदर से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करता हूँ और मैं इस डर्मिस के अंदर इंजेक्ट करता हूँ। सही। उससे क्या होता है कि ये जो डर्मिस थिन आउट हुई होती है वो रीजनरेट कर हुँ। जाती हुँ। है। इसी तरह जो हमारे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जो ब्लैक पिगमेंट देते हैं, जिसको मेलानोसाइट्स हम कहते हैं, जो हमारी छाइयों के और इस तरह की चीज़ों को प्रॉब्लम करते हैं, तो उससे क्या होता है, यही सेल जब हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं तो ये जो मेलानोसाइट की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हुँ। क्योंकि दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग सेल्स। हुँ। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली पिगमेंटेशन जो बढ़ रही थी उसको ये कंट्रोल करेंगे, तो टाइम के साथ ये जो पिगमेंट है वो अपनी उस लेवल पे चला जाएगा जो बॉडी का रिक्वायर्ड। लेकिन ये अब बॉडी के अपने ही केमिकल्स हैं या अपनी ही कुछ दैट्स चीज़ें राइट, हैं जिनको दैट्स आप राइट, इस्तेमाल जिनको करते यूज़ हैं करके, और उससे उनको दैट्स उनकी राइट, स्किन जो है वो बेहतर कर रहे एग्जैक्टली होते हैं? एग्जैक्टली। बाहर की कोई स्किन चीज़ भी, नहीं। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू टो, सर से लेके, इवन देखें जो हेयर फॉल है। अब हेयर फॉल में लोग बेशुमार आपने देखा होगा पीआरपी कर रहे हैं। पीआरपी इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। हुँ। अब इसका एडवांस वर्जन मैंने शुरू किया, दैट इज़ पीडीजीएफ। हुँ। फर्दर इसको हम और मतलब समझ लें प्यूरीफाई कर लेते हैं। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर जो हम जिस तरह का प्रोजेनिटर सेल्स हैं या स्टेम सेल्स जिनकी बात कर रहे हैं, अगर हम उनको भी यूज़ करें तो वो भी इन जो हमारे फॉलिंग हेयर है उनको भी ना सिर्फ रोक लेते हैं, रादर इन द लैब वी आर ट्राइंग कि हम उन सेल से ही हेयर फॉलिकल बना लें, सही। और वो जब हम लगाएँ तो फिर बाल लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हम वही फॉलिकल जो बनाए हुए हैं पेशेंट के अपने सेल से हैं, हुँ। लोग उन्हीं को ही जो उन्हीं है को ही वो हम लगाएँ तो इंसर्ट उनसे कर बाल दिया उग जाए। जाएँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन को तो आपने बड़ा अच्छे से एलैबोरेट कर दिया। लेकिन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू प्लास्टिक सर्जरी? कैसे लिंक है दैट्स आपस में राइट। दोनों का? एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू प्लास्टिक सर्जरी इन 2 वे। हुँ। सबसे पहले तो ये है कि बॉडी से जो एक्सेस है, जो इन सेल्स को निकालना है, अगर मैं केमिकल्स की बात करूँ तो ब्लड लेना वो मेरा जो समझ लें फ्लेबॉटमिस्ट होता है जो ब्लड ड्रॉ करता है वो ले लेता। उसके बाद हमने मशीन में उसकी सेपरेशंस करनी होती है मुख्तलिफ केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात एक्सेस की करूँ कि लाइक लाइक सेल्स को मैंने निकालना है, स्टेम सेल्स को, तो इधर आई हैव टू ड्रिल अ बोन, उसमें ड्रिल करके तो बोन मैरो से निकालते हैं। हुँ। अब बोन को ड्रिल करने के लिए हु इज़ द अप्रोप्रिएट पर्सन? ऑर्थोपेडिक सर्जन। हुँ। और अगर हम बात करें इससे भी ईज़ी निकालने की, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टेम सेल्स इन द फैट। हुँ। अब फैट की जो लाइपोसक्शन है, जो फैट निकालने का अमल है, वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑफ कोर्स इट्स डेल्ड बाय प्लास्टिक सर्जन। हुँ। तो अब जो जो मेन सोर्स जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स, और ये फैट के अंदर ढेरों ढेर अल्लाह ने रखे हैं। अब देखें कहीं पे भी बॉडी में जाएँ तो स्किन के नीचे अल्लाह ने एक तह बनाई है फैट की। ये सेल्स वहाँ दे आर स्लीपिंग, दे आर बेसिकली सिंस बर्थ विद अस, हुँ। दे आर स्लीपिंग। अब जब भी कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई चोट लगती है तो ये फ़ौरन वहाँ से अराउज़ होते हैं और ये वहाँ हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हुँ। अब जब हमें ये नॉलेज आ गया कि अच्छा ये सेल्स हैं जो कि हीलिंग के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं और ये इसका सोर्स है, तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन के लिए द राइट पर्सन इज़ प्लास्टिक सर्जन। बिल्कुल ठीक। और सेकेंडली आप ये देखें कि जो चूँकि प्लास्टिक सर्जरी में हम सर से पाँव तक एवरी एरिया इज़ बेसिकली हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जन। हर जगह इन्वॉल्व, जैसे मैंने कहा सर पे अगर ज़ख्म है, कोई बर्न है, कुछ भी, या बाल गिर रहे हैं, या फेस की स्किन थिन आउट हो रही है, या हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, इवन मैंने बताया कि जो हमारी जो स्किन की नीचे की डर्मिस भी अगर थिन हो रही है, तो वी हैव टू गो विद बेसिकली द प्लास्टिक सर्जन। तो उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमारे कलीग्स हैं, दे आर आल्सो प्लेइंग गुड रोल टू रिजुविनेट द स्किन। लेकिन उसमें चूँकि प्लास्टिक सर्जन इज़ आल्सो डूइंग अ एक्टिव रोल, और एक्सट्रैक्शन भी लेकिन प्लास्टिक ये सर्जन देखें, ये करता है। जो सारा प्रोसेस है रीजनरेटिव मेडिसिन का, ये किसी भी इंसान के जो अफेक्टेड एरिया है या जिसको आपने रिजुविनेट करना है उस पर कैसे काम करेगा? जी, बिल्कुल, वेरी राइट, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और इसका पर्पज़ ये है कि देखिए जब हम कोई सेल्स या कोई केमिकल्स निकाल के किसी जगह पे रखते हैं, अब उस जगह पे नंबर 1 ये होता है कि जो डैमेज है उसको देख लें, या जो क्रॉनिकली जो चेंजेस हैं जो जिनको हम एजिंग प्रोसेस कह रहे हैं उसको ये डिटेक्ट भी करें।
और फिर उसके अंदर जो कमी है उसको पूरा भी करें। उसके लिए देयर आर टू डिफरेंट वेज। अगर हम सेल्स की बात करें, एक यह है कि जैसे हमने सेल बॉडी से उसी पेशेंट के ऑटोलॉगस सेल्स लिए और उनको उस जगह पे रख दिया। अब उस जगह की जो एम्बियंस होती है, जो उस जगह का एनवायरनमेंट होता है, हुँ, जैसे बात करें तो अभी कुछ देर पहले आई वाज़ इन इन माय वार्ड एनवायरनमेंट, वहाँ मैं पेशेंट देख रहा था, वहाँ मेरा बिहेवियर और था। एंड नाउ आई एम इन अ स्टूडियो। अब बंदा तो सेम है। इन अ स्टूडियो तो बिहेवियर इज़ टोटली, आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम टॉकिंग टू द पीपल एंड अवेयरनेस वाला एक और काम है। इसी तरह जब सेल का एनवायरनमेंट और एम्बियंस चेंज होती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इट्स प्रूवन। और वो सर्टेन केमिकल्स अपने वहाँ प्रोड्यूस करना शुरू करता है जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, ठीक वो है। वहाँ चेंज प्रोड्यूस हुँ, करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम जब सेल्स लेते हैं, हम उनको इंक्यूबेटर में रखते हैं, इनकी इंक्यूबेशन करते हैं और उनके अंदर गाइडिंग मटेरियल्स डालते हैं। जैसे अगर सपोज़ मैंने नी जॉइंट पे काम करना है, इसके अंदर जो कार्टिलेज घिस गया है, मुझे उसको दोबारा बनाना है। तो मुझे जो सेल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह एक एफएससी के स्टूडेंट की है। अगर हम उसको मेडिकल कॉलेज में डालेंगे तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो इंजीनियर बन जाएगा, एयरफोर्स अकेडमी जाएगा तो ही विल बी अ पायलट, लाइक दैट। इसी तरह जब सेल्स को हमने इंक्यूबेटर में रखा और उसको एक गाइडेड एनवायरनमेंट दे दिया, तो दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। हुँ, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड आर गाइडेड स्टेम सेल्स। सही। और उनको जब हम, चूंकि हमने पहले उनको टारगेट के लिए तैयार कर लिया, अब उनका फोकस नैरो हो गया। अब लाइक अगर कार्टिलेज सेल्स हैं उनको हम स्किन के नीचे रखेंगे तो दे विल बी डूइंग नथिंग, हुँ, क्योंकि अब उस क्योंकि दे शुड बी इन द एनवायरनमेंट वेयर देयर शुड बी अ जॉइंट, अ कार्टिलेजिनस एनवायरनमेंट, जहां उन्होंने अपना काम करना है। सही। तो वो फिर जब हम वहाँ रखते हैं तो दे स्टार्ट देयर वर्क अच्छा, बिकॉज़ दे आर एक और गाइडेड। ये चीज़ ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने खुद अभी तक दुनिया के किन-किन ममालिक में मतलब अपनी सर्विसेज़ दी हैं, वहाँ पर काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम कनाडा एंड आई इवन स्टिल गोइंग इट टिल जापान। हुँ, सारे कंट्रीज़ में, चूँकि मैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ का मेंबर भी हूँ, जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, आईसेप्स अनदर वन। हमारी इवन पाकिस्तान की बड़ी मतलब तगड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पैप्स पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आई एम आल्सो लाइफ मेंबर फॉर दैट। तो हमारे डिफरेंट फोरम पे सालाना जो इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं, जिसका पर्पज़ यही होता है कि जो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर जहाँ पे कोई काम कर रहा है वो प्रेजेंट करे। हुँ, तो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में काम मुख्तलिफ होता है। जैसे आईसेप्स वाले में मैंने रीजनरेटिव का प्रेजेंट किया। उससे कोई तकरीबन अबाउट 1 एंड अ हाफ मंथ अगो आई वाज़ इन लास वेगस हुँ, और वहाँ पे एस्थेटिक शो था। वहाँ फेस की एंटी एजिंग को मैंने प्रेज़ेंट किया। उससे अबाउट 3 मंथ्स अगो आई वाज़ इन जापान। वहाँ पे जो डिवाइसेज़ डेवलपमेंट की मीटिंग थी, प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से थी। तो मेरी चूँकि 18 इन्वेंशंस हैं, जिस तरह आपने ज़िक्र भी किया, तो ये दे आर बेसिकली इंटेलेक्चुअल लेकिन प्रॉपर्टीज़। देखें, बाकी के कामों को और बाकी के ममालिक को आप अपने मुल्क से कैसे कंपेयर करते हैं? हाउ डू यू कंपेयर द अदर कंट्रीज़ विद वेरी पाकिस्तान? राइट, वेरी राइट। एक्चुअली मैं अगर कहूँ कि अल्लाह का शुक्र है, हम उनसे कुछ स्टेप्स में बहुत आगे हैं, तो ये मुबालगा आराई नहीं है। अच्छा, और उसका एक जीता जागता सबूत मैंने कहा ना कि ये रीजनरेटिव पार्ट जो था प्लास्टिक सर्जरी का, ये इट्स द मोस्ट एडवांस। ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल जो वर्ल्ड अवार्ड है वो पाकिस्तान हम लेके आ जाते हैं अगर, तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ यही चीज़ प्रूव करती है कि हमारा जो काम है दैट इज़ अप टू द मार्क, और हम जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। और उसके लिए मुझे इवन मतलब मेरे बहुत सारे जो कलीग्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दे वर्किंग एज हेड्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस, दे सेंड मी कांग्रेचुलेशन, दे बग मी, आपके जी ये बहुत बड़ा काम आपने कर हुँ, दिया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इट्स जस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट वाज़ जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ इट। हुँ, लाइक मैंने बताया ना कि 12 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी मेरे चल रहे हैं, जिसमें ये पिगमेंटेशन, डर्मल थिकनेस, फिर उसके बाद कार्टिलेज रीजनरेशन, देयर आर मैनी अदर्स टू। हुँ। तो ये तो अभी मैंने जस्ट, इट वाज़ जस्ट एन लेकिन अब आइसबर्ग आप व्हिच आई फ्यूचर शोड में देयर। मज़ीद क्या करना चाहते हैं? योर फ्यूचर गोल्स? देखिए, फ्यूचर गोल तो ऑलरेडी, चूँकि सर्जन हूँ मैं, मेरा काम है, आई एम डीलिंग विद माय पेशेंट्स, तो मेरा सफ़र तो चल रहा है, इट्स एवरी टाइम। हुँ, और उसमें ये होता है कि सफ़र के दौरान हम रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैं डिवाइसेज़ की बात करूँ, इन्वेंशंस की बात करूँ, तो मैं जब ऑपरेट कर रहा होता हूँ, तो मुझे कहीं कोई स्टेप में डिफ़िकल्टी आती है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ मुझे हो रही है। देन आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द ऑपरेशन, आई सिट इन माय ऑफिस और मैं देखता हूँ कि क्या इसके लिए कोई ईज़ी करने के लिए कोई ऑलरेडी कोई डिवाइस है? अगर है तो ओके, मैं उसको दुनिया में कहीं पे भी हो तो आई 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 परचेज़ इट। और अगर ना हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगले कोई 1 घंटे में मैं उसको डिज़ाइन करके बैठा होता हूँ, हुँ, और फिर वो हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का इदारा है, उसको मैं अप्लाई करता हूँ कि ये नई इन्वेंशन है, इसको इवैल्यूएट करें। फिर वो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में जाती है और फिर हमें पेटेंट मिल जाता है। तो हुँ। 18 पेटेंट्स हो गए इसी तरह से ही कि सफ़र चल रहा है।
ठीक है, और और इसी तरह चलता रहेगा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफ़ज़ाल बशीर बाजवा हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन मेरा वतन सवार दो के नाम से कैंपेन जो है वो रन कर रहा है, और ये कैंपेन पिछले 2 महीने से चलाई जा रही है। अगस्त और सितंबर में भी ये ऑनगोइंग है। सो इसका मकसद क्या है और लोग इससे कैसे मुस्ताफ़ीद हो रहे हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग समिया सलमान साहिबा शो में मौजूद है। समिया साहिबा, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अपनी इस कैंपेन के बारे में बताएं कि मेरा वतन संवार दो। लगता तो ऐसे कि कोई ना कोई ऐसे काम किए जा रहे होंगे जिससे पाकिस्तान संवर जाए, बेहतर हो जाए। क्या मकसद है इस कैंपेन का और इसके तहत क्या क्या काम किए जा रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच रोमा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज जो है वो आपने बुलाया अल खिदमत फाउंडेशन को। मैं थोड़ी सी बात शुरू में रखूँगी कि आप देखें कि रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है, ज़ाहिर है। और इंसानी माशरे में ना अल्लाह ताला ने सबके हकूक़ रखे, इंसानों के भी रखे, जानवरों के भी रखे। फिर जब इंसानों की बात करते हैं तो उसमें एक इज्तमाही हकूक़ आ जाते हैं जो पूरी सोसाइटी के होते हैं, जिसका ज़िम्मेदार हर फ़र्द है कि अगर कोई दूसरा ज़रूरतमंद है तो किसी और ने उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। इस सोच के साथ जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन अपना काम कर रही है, और हम भी एज़ अ वुमेन विंग उसका जो है वो पार्ट। तो वुमेन विंग चूँकि ख़वातीन के लिहाज से जो है उनकी फ़लाह व बहबूद के लिहाज से काम कर रही है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हमारे इस वक्त रन कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हम बेवा माँ, जिसको हम बाहिम्मत औरत कहते हैं, उनके ऊपर हमारी वर्किंग जो है वो हो रही है कि उनकी ज़रूरियात जिस्मानी भी पूरी की जाएँ, रूहानी भी पूरी की जाएँ। फिर आसान निकाह प्रोजेक्ट है वो हमारा चल रहा है कि निकाह के अमल को आसान बनाया जाए। ठीक है। तो अगस्त के महीने के अंदर आप देखें कि ये महीना ऐसा है कि पाकिस्तान से एक मोहब्बत का फ़ितरी जज़्बा जो है ना वो सबका जाग जाता है। हुँ। और पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा आगाह होंगी कि इस वक्त एक महंगाई का तूफ़ान है, एक बेरोज़गारी का तूफ़ान है जो हर वक्त है, और फिर गरीब जो है ना वो सुबह शाम रोटी के लुक़मों की वजह से बहुत परेशान है। हुँ। तो हम लोगों ने ये मुहिम चलाई कि जो इस वक्त आवाम के मसाइल हैं उनको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाए। ज़ाहिर है उसको ख़त्म तो नहीं कर लेकिन सकते। देखें, ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। कम करने के लिए क्या किया अल खिदमत? जी, उसमें मेन चीज़ जो थी, हमें लगा कि इस वक्त हम चूँकि ख़वातीन के ऊपर काम कर रहे हैं वुमेन विंग की हैसियत से, और हमारे ऑफ़िस के अंदर जो ख़वातीन अपने मसाइल लेकर आती थी ना, मसलन एक ख़ातून लेकर आई हमारे पास अपना बिजली का बिल, हुँ। और उसने कहा कि मैं एक कमरे में रहती हूँ और मेरा एक पंखा और एक बल्ब जलता है, और मैं मुख्तलिफ़ घरों में काम करके माहाना जो है वो 10 से 15 हज़ार कमाती हूँ, तो मैं ये 17 हज़ार का बिल कहाँ से दूँ? हुँ। आप मुझे कर्ज़ दें ताकि मैं बिल अदा कर सकूँ ना। हमने उससे कहा कि चलो आप इस महीने हमसे कर्ज़ ले लोगी, अगले महीने आप कर्ज़ उतारोगी या आप नया बिल जो है वो उसको पे करोगी। हुँ। फिर दूसरा बड़ा मसला हमें नज़र आया कि लोग इस वक़्त आटे की वजह से बहुत परेशान हैं। ये चीज़ें, और तीसरी चीज़ जो हमें महसूस हुई कि अगर सिर्फ़ ज़रूरत पूरा करते रहें तो शायद अवाम भिखारी ना बनना शुरू हो जाए। तो ख़वातीन को स्किल भी सिखाई जाए, क्योंकि इस हुँ। पूरी दुनिया में इस वक़्त आप देखें ताकि कि अपने स्किल हाथ में कोई एजुकेशन को। हुनर हो और वो खुद जी, से कमा बिल्कुल। और आप सकें, किसी देखें, पर डिपेंडेंट ना रहें। जी, सीरत में भी हमें बड़े वाक़यात मिलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरतमंदों को जो है ना मेहनत का आदी बनाया। हुँ। उन्होंने उनको भिखारी नहीं बनाया। तो इसमें हमने यही किया कि राशन की तक़सीम की गई पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर बड़े और छोटे ज़िले में। और फिर उसके बाद सिलाई मशीनें तक़सीम की गईं, हुँ। ताकि ख़वातीन जो है ना, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है जो मेरा ख़्याल है कि हर ख़ातून बआसानी सीख सकती है। इसके लिए हुँ। आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट में आपको जाने लेकिन की स्किल ज़रूरत बेस्ड नहीं है। एजुकेशन पर मेन जो था वो आप लोगों का एम्फेसिस रहा। मज़ीद भी यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। कितनी ख़वातीन इस प्रोग्राम के तहत मुस्ताफ़ीद हुई और वो किस तरह से अब अपना रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके के साथ कमा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अल खिदमत फाउंडेशन मेरा वतन संवार दो के नाम से जो कैंपेन चला रहा है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त समिया सलमान साहिबा शो में मौजूद है। समिया साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि एक दफ़ा तो अल खिदमत ज़रूरत पूरी कर देगा, दूसरी दफ़ा कर देगा, लेकिन तीसरी दफ़ा के लिए या आने वाले हर वक्त के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनको स्किल्स सिखाना ताकि वो खुद से अर्निंग कर सकें,
ये बहुत ज़रूरी था। इस ज़िमन में अल खिदमत ने क्या-क्या किया और फिर क्या कोई सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो ख़वातीन अब बाइख्तियार बन चुकी हैं, खुद से रोज़गार कमा रही हैं? जी, बिल्कुल रोहमा इसी तरह है। हमारे जो कम्युनिटी सेंटर्स इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 99 जो हैं वो रनिंग में हैं और बाकी इस वक़्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। कम्युनिटी सेंटर्स का बेसिकली मकसद ही यही है कि वो ख़वातीन जो अपनी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकती, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और कोई ना कोई स्किल उनको उनके हिसाब से जो है वो सिखाई जाती है। वहाँ पर हमारे सिलाई सेंटर्स मौजूद हैं और जो ख़वातीन थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी हों उनके लिए वहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, बेकिंग का कोर्स उनको करवा दिया जाता है, कुकिंग का करवा दिया जाता है। यानी छोटे पैमाने पर कोई भी ख़ातून अपने घर के अंदर रहते हुए एक छोटा-सा बिज़नेस जो है वो शुरू करे और उससे अपने घर के जो माशी हालात हैं उनको जो है वो मुकम्मल कर सके। तो हमारे कम्युनिटी सेंटर इस वक़्त जो है ये रोल इस वक़्त प्ले कर रहे हैं और हमारा जो इसका लोगो है ना वो यही है कि ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी आपको एक दहलीज़ के ऊपर मिले। हुँ। यानी वो ख़ातून अगर हेल्थ का इशू लेकर आती है तो वो भी कम्युनिटी सेंटर में सॉल्व किया जाता है। पूरे साल के अंदर आप देखें कि मेडिकल कैंप्स वहाँ पर लगते हैं और ख़वातीन को बुलाया जाता है, हेल्थ स्क्रीनिंग उनकी की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स ने कोलैबोरेट हमारे साथ किया हुआ है, जिनकी टीम्स वहाँ पर आती हैं और ये सारा काम करती हैं। अगर उनके बच्चों की एजुकेशन का मसला है तो वो भी वहीं पर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उनका स्कॉलरशिप जो है वो हम लगाते हैं वहाँ पर। फिर उसका अगर रोज़गार का मसला है तो एक मुआख़ात प्रोग्राम के तहत हम उसको आसान किस्तों पर कर्ज़ा देते हैं, ताकि वो उसके ज़रिए से छोटा-मोटा अक्सर ख़वातीन ने घर में जैसे चूड़ियों की दुकान खोल ली, हुँ। किसी ने वो एयर फ्रायर होता है वो ख़रीदा और चिप्स वाला काम बनाना उसने जो है वो शुरू कर दिया, किसी ने समोसे बनाकर जो है वो बेचने शुरू कर दिए, किसी ने सिलाई मशीन का कोर्स सिलाई का कोर्स किया और हमने उसको सिलाई मशीन गिफ्ट में दी। तो उसने एक छोटी-सी बुटीक घर में खोली और उसमें फिर उसने 10 बच्चों को सिलाई सिखाई और 10 बच्चियों के साथ कुछ ख़वातीन अपनी बुटीक्स को भी रन कर रही। हुँ। तो बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो हमें इस वक़्त अच्छा, मिलती जो हैं। अल खिदमत का फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, वो बेसिकली सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? और फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम लगता ये है कि ख़ानदानों की कफ़ालत की जाती होगी या उनको उनका गुज़र-बसर करने के लिए समहाउ जो है वो फ़ैसिलिटेट किया जाता होगा। सो इसके ज़िमन में इस ज़िमन में क्या-क्या काम हो रहा है? जी, रोमा आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली पहचान अरब के अंदर थी ना वो एक सोशल वर्कर की हैसियत से थी। हुँ। जब आपके ऊपर पहली वही नाजिल हुई और हज़रत ख़दीजा के आप पास आए बड़ी परेशानी की हालत में, तो उन्होंने जिन अल्फाज से आपको तसल्ली दी, कहा कि आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप यतीमों की कफ़ालत करते हैं, आप ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो अल्लाह ताला कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। हुँ। तो बिल्कुल इसी मोटो के साथ हम लोगों का फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इस वक्त चल रहा है। ये बेसिकली कफ़ाला यतीम, जिस आपने आगोश के नाम से हमारे इदारे सुने होंगे कि जिसमें जो ऑर्फन्स बच्चे हैं वो रजिस्टर्ड हैं। हम यतीम बच्चे को यतीम नहीं कहते, बाहिम्मत बच्चा कहते हैं और एक बेवा खातून को बाहिम्मत माँ कहते हैं। तो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर वो बाहिम्मत बच्चे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको हम मंथली उनका जो है अकाउंट हमने बना दिए। किसी को ऑफ़िस नहीं बुलाते, उनके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती सही। है, जिससे वो अपनी एजुकेशन के सारे अखराजात पूरे करते हैं। और जो उनकी मदर्स हैं जिनको हम बाहिम्मत माँ कहते हैं, ये फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली बच्चे की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है, माँ की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है। हुँ। और फिर इन माँओं के लिए हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 200 प्लस स्टडी सेंटर्स हमने बनाए हैं। वहाँ पर ग्रुप्स की शक्ल में इनको महीने में एक दफ़ा बुलाया जाता है। इनकी साइकोलॉजिकली जो इनके इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है एक ख़ातून जब उसके साथ एक बेवा का लफ्ज़ लग जाता है ना, तो वो अपने आप को समझती है कि आई एम अलोन। हुँ। तो ये एक एहसास उसके अंदर से निकाला जाता है कि तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हुँ। तो साइकोलॉजिकली उसको वहाँ पर उसके प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं। फिर जो उसके घर के मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश तो की बेसिकली जाती जो है। आपका फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है दैट इज़ लिमिटेड टू ऑर्फन्स और उनकी माएँ जो विडो इनकी बेवाएँ हैं, बेवा माएँ हैं, उनके विडोज़ साथ हैं, उन हमारा तक जो है ये महदूद है और बिल्कुल उनके लिए जो है कुछ ना कुछ किया जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समिया सलमान साहिबा हमारे साथ शो का हिस्सा थी और अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से मुआशरे के हर तबके के लिए ऑब्वियसली अपना किरदार अदा करे और स्पेशली जो महरूम तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चाहे चाहे बच्चे हों या गरीब गुरबा हों या बेवाएँ हों, तो समहाउ किसी ना किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, स्किल सिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं कैलीग्राफी एंड स्केच आर्टिस्ट अदील, और अदील से आज हम जानेंगे कि कब से इनको कैलीग्राफी
और स्केचिंग का शौक़ हुआ और अब तक ये क्या कर चुके हैं, कितना नाम अपना बना चुके हैं, और क्या ये फ़ील्ड ऐसी है कि इसमें आया जाए और फिर इससे ऑब्वियसली पैसा भी कमाया जाए, या इसको सेकेंडरी रखा जाए, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका कोई और होना चाहिए। अदील हमारे साथ मौजूद है। अदील, थैंक यू सो मच। अदील, सबसे पहले तो ये कैलीग्राफी और स्केचिंग कहाँ से शौक़ आया और कितने अरसे से कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। स्केचिंग को मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखा, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि मैंने ना पर्सनैलिटीज़ के स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर ये जो टैलेंट था उसको बाहर निकालने के लिए मुझे किसी ना किसी पर्सनैलिटी का स्केच बनाना था। तो सबसे पहले मैंने हसान हसीबुर रहमान साहब हैं, उनका स्केच मैंने बनाया और उन्हें प्रेजेंट किया। उसके बाद कासिम अली शाह साहब का स्केच मैंने बनाया, उन्हें प्रेजेंट किया। और फिर इसी तरह जब शख्सियात को मैं प्रेजेंट करता था तो उनकी तरफ से एप्रिसिएशन मिलती थी, तो मेरे अंदर ये जुनून आता था कि मैंने और भी पर्सनैलिटीज़ को प्रेजेंट करने हैं। तो इस तरह ये 2020 में ये स्टार्ट किया। अच्छा, 2020 में आपका ये जो जर्नी था ये स्टार्ट हुआ, लेकिन स्केचिंग आपको ओवरनाइट नहीं आती। आप कोई भी आर्ट वर्क हो, ऑब्वियसली बचपन से कहीं ना कहीं शौक़ होता है, ड्राइंग का शौक़ होता है, आर्ट्स में दिलचस्पी होती है, या आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं पहले। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे जिसकी वजह से ये शौक़ आया? मतलब अगर मैं सोचूं कि मैंने आज से स्केचिंग करनी है तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास वो बेसिक स्किल्स ही नहीं है, मुझे शौक़ ही नहीं है ना। जी बिल्कुल। क्योंकि बाय प्रोफेशनल जो मैं हूँ वो लेक्चरार हूँ, लेकिन जो बाय पैशन हूँ वो मैं आर्टिस्ट हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं भी ज़ीरो पे था, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि क्या चीज़ होती हैं। तो मैं बेसिक जो पेंसिल होती है और A4 साइज़ जो हमारी शीट होती है, उस पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जो एक पर्सनैलिटी थे, उनका मैं स्केच बना रहा था, अमिताभ बच्चन का। तो वो बनाते-बनाते वो रितेश देशमुख का बन गया। अच्छा, वो बनाते-बनाते किसी किसी और और का का बन बन गया, गया। ऐसे कैसे हो सकता तो है? क्योंकि वो चीज़ इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, हाँ। चीज़ों का क्लियरनेस नहीं थी, तो फिर मुझे मेरे अंदर था कि मैंने इसको ठीक करना है। तो फिर मैंने पर्सनैलिटीज़ के स्केच बनाए। मैंने कहा नहीं, रितेश देशमुख का जो स्केच बन चुका है, अब मैंने अमिताभ बच्चन का बनाना ही है। तो वहाँ से मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ था, वो 2015 की बात है। आर यू अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट? जी, खुद से आप जी कर गॉड करके गिफ्टेड। सीखा यूट्यूब जी, से, या मतलब कोई क्लासेस वगैरह ली, कोई कोई फॉर्मल क्ला एजुकेशन? जी, कोई क्लासेस नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। तो ये प्रैक्टिस से ही मैंने किया है। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था, फिर तमाम टूल्स बाय किए, टूल्स के साथ प्रैक्टिस की कि कौन-सा टूल्स किस टाइम पे यूज़ करना है और क्या वो अपने इम्पैक्ट देता है। तो इस तरह ये काम स्टार्ट किया था। अच्छा, देखिए बहुत से जो आर्टिस्ट हैं ना, वो करते कुछ और हैं, और जो अपना फ़न होता है उसको उन्होंने सेकेंडरी रखा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम अपने फ़न को कंटिन्यू करेंगे तो शायद हमारा पेट नहीं भर सकता, हम इससे रोज़गार उस तरह से नहीं कमा सकते, हमारी अर्निंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और उनको शौक़ है आर्टिस्ट बनने का, उनको शौक़ है स्केचिंग करने का, उनको शौक़ है कैलीग्राफी का, तो ये क्या शौक़ ऐसा है कि आप इससे पैसा भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, या अच्छा खासा नहीं कमा सकते, बस आप हैंड टू माउथ रह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत एक बड़ी डोमेन है। आप देखें, इसमें तो पर्सनैलिटीज़ को प्रेज़ेंट करना ये एक अलग स्टेप है। दूसरा, इसमें हम कमीशन वर्क पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं कमीशन वर्क पे काम करता हूँ, जो ऑर्डर देते हैं उनको ऑर्डर को बनाना। इसी तरह अभी रिसेंटली मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है ऑब्जेक्ट आर्ट एंड स्केचिंग का। उसमें मेरे पास फर्स्ट बैच में 30 के करीब स्टूडेंट हैं जो ये सीख रहे हैं। इसी तरह ये बैच फिर किसी और इदारे के साथ कोलैबोरेशन होगी, उसमें ये चलेगा। तो ये एक डोमेन बड़ी हो जाएगी, तो बच्चे इससे अर्न कर सकते हैं। ये आर्ट जो है ये पाकिस्तान में तो इसको कम ही सराहा जाता है, क्योंकि कैलीग्राफी इस्लामिक ममालिक है, तो कैलीग्राफी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कैलीग्राफी भी एक अलग डोमेन आ जाती है, स्केचिंग एक अलग डोमेन है, तो स्केचिंग से भी हम अपना अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ-साथ अपने काम में आपकी कोई इंस्पिरेशन, आपका कोई रोल मॉडल कोई है आपका इस तरह से? स्टार्टिंग में जब मैं देखता था ना सोशल मीडिया पे डिफरेंट आर्टिस्ट जो डिफरेंट डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई ह्यूमन स्केचिंग कर रहा है, कोई कैलीग्राफी कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आर्ट पे कर रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे कर रहा है, तो मेरे अंदर भी जुनून आता था ये चीज़ें देख के कि मैं अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों तो नहीं मैं कर क्यों नहीं सकता। कर सकता? तो
मैंने अपने अंदर इस चीज़ को लेकर आया और मैंने इसके ऊपर काफ़ी, ये एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो उसका पेशेंस है, उसका सब्र है। जितना वो सब्र के साथ और टाइम के साथ अपने वर्क को करता है, उतना ही वो उसके काम के अंदर निखार आता है। तो मैंने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया और मैंने अपने वर्क को प्रेज़ेंट किया लोगों के सामने, ताकि जो लोग मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है और मैं आज एक एक मुकाम पे हूँ। इसी तरह अच्छा मैं चाहता हूँ और कि एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो मोस्टली आप स्केचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीडियम क्या होता है जिस पे आप स्केचिंग करते हैं और कर किससे रहे होते हैं? काफ़ी मीडियम है। ह्यूमन स्केचिंग के लिए ग्रेफ़ाइट भी यूज़ किया जाता है, चारकोल भी यूज़ किया जाता है। मैं जो जिस मीडियम के ऊपर बनाता हूँ, मैं ग्रेफ़ाइट के ऊपर बनाता हूँ। इसी तरह कैलीग्राफ़ी के अंदर ऑयल में भी आ जाता है, कलर में भी आ जाता है, एक्रेलिक में भी आ जाता है। तो डिफ़रेंट डोमेन्स हैं। तो जो मैं कैलीग्राफ़ी कर लेता हूँ, वो मैं एक्रेलिक से करता हूँ, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कुछ बना लेता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर है, अच्छा, एक पर्सनैलिटीज़। ये चीज़ कि अभी आपने कहा ना कि आपने मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के पोर्ट्रेट्स बनाए, उनके स्केचेस बनाए, उनको प्रेजेंट किए और ऑब्वियसली फिर आपने उनको प्रेजेंट किए होंगे, कुछ बहुत खुश भी हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा खुशी वाले तासुरात किसके थे जिसने कहा कि वाह भाई कमाल कर दिया, दिल जीत लिया? जब भी मैं किसी पर्सनैलिटीज़ को प्रेज़ेंट करता हूँ ना, उसने मुझे 3-4 दफ़ा तो गले लाज़मी लगाना है कि बेटा आपने जो काम कर दिया ना, वो बहुत है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने सलीम शेख साहब को उनका स्केच प्रेज़ेंट किया है, उससे पहले एक्स गवर्नर पंजाब जो चौधरी मोहम्मद सरवर साहब थे, उन्हें प्रेज़ेंट किया है। तो चौधरी साहब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वो कह रहे थे बेटा मैं आपका हक़ अदा नहीं कर सकता जितनी आपने इस पे मेहनत की है मेरे स्केच बनाने में। हुँ, तो कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जैसे आरिफ लोहार साहब, कासिम अली शाह साहब, हुँ। जवाद अहमद साहब, अबरारुल हक साहब, काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें मैंने अच्छा, प्रेज़ेंट किया है। मुझे मुझे मेरी प्रोड्यूसर बता रही है कि हमारे चेयरमैन साहब चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनका भी आपने जी, स्केच मैंने किया था, वो कितने खुश हुए थे? चेयरमैन साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए हुँ, क्योंकि मैंने इस पीरियड से ही मैं स्टूडेंट था एमफ़िल का। तो हुँ। उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब के उनको भी स्केच उनका मैंने प्रेज़ेंट किया था, चौधरी अब्दुल रहमान साहब को। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे बट बल्कि। हाउ डू यू कनेक्ट विद द पर्सनैलिटीज़? चलें चेयरमैन साहब तक तो पहुँचना बिकॉज़ आप सुपीरियर में पढ़ते थे तो वो एक अलहदा चीज़ थी। लेकिन आप मुख्तलिफ लोगों तक कैसे पहुँचते हैं? जैसे अगर आपने सलीम शेख साहब का बनाया, तो हाउ डू यू कनेक्ट विद सच पीपल जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन तक रसाई मतलब स्केच बना के फिर आप उन तक कैसे जाते हैं? अ, 2 चीज़ें हैं, स्केच बनाना भी एक डिफ़िकल्ट काम है और पर्सनैलिटीज़ को प्रेज़ेंट करना भी एक डिफ़िकल्ट काम है। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट था, अभी भी थोड़ा-थोड़ा है, लेकिन जब मैं अपना एक पॉज़िटिव और बेहतरीन वर्क जब पर्सनैलिटीज़ को प्रेज़ेंट करता हूँ, तो मुझे एप्रिसिएशन में आगे मुझे उन्होंने गो अहेड देना होता है थोड़ा-सा कि आपको हम इसके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप इनका बनाएँ। तो इसलिए मुझे मेरे अंदर ज़्यादा जुनून आ जाता है कि मैंने बनाना है क्योंकि मुझे एप्रिसिएशन मिली है। जब एप्रिसिएशन मिलती है ना, हुँ, तो अंदर से एक और चीज़ वैल्यूज़ निकलती है कि हुँ। हमने अब करना है, कुछ ना कुछ कर बिल्कुल जाना है। ठीक। और एप्रिसिएशन जो है, आप कोई भी काम कर लें, जब आपको एप्रिशिएट किया जाएगा ना, तो आपका दिल करता है कि आप पहले से अच्छा करें और अच्छा करें, बेहतरीन करें और आप करते रहें। तो एप्रिसिएशन हर इंसान के लिए, ख़्वाह वो कुछ भी कर रहा हो, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच अदील, आपने हमारे शो के लिए वक़्त निकाला एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आपका ये काम अच्छे तरीके के साथ कंटिन्यू रहे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।